नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इसी पाठशाला पर स्वागत है। आज से हमारी सॉइल साइंस की क्लासेस आरंभ होंगी। तो पहले बात कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अगर हम बात करें फसल विज्ञान के अंतर्गत तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है और इसमें ये टॉपिक बचा हुआ है जो महत्वपूर्ण है। इसकी एक क्लास होगी और इसके अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे और जो कॉन्सेप्ट होंगे आपको बता दूँगा। अब आइए, और कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं के अंतर्गत सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। ये टॉपिक जो बचा हुआ है आपका, अगर इसमें हम देखें हम सभी लोग, तो ये भारत सरकार व प्रदेश सरकार की चलाई गई विभिन्न ग्रामीण विकास किसानों के उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं इनको पढ़ना है। और योजना इसमें भी दिया गया, तो इन सबको हम सभी लोग सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे। तो जब आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो जो जितनी भी योजनाएं चर्चा में रही होंगी उन सब पर हम सभी लोग बारी बारी से बात कर लेंगे। खैर, आज से हम अपनी सॉइल साइंस की क्लासेस आरम्भ कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो सबसे पहले हम सभी लोग दोस्तों सिंचाई के साधन, विधियाँ तथा उनके लाभ और जल निकास की मूल अवधारणाएं क्या हैं, इनकी विधियाँ क्या हैं, जल संचयन, क्षेत्र प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट, इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सभी लोग कितना पढ़ेंगे? यहाँ से हम सभी लोग सिंचाई के साधन से शुरुआत कर रहे हैं, इरीगेशन से शुरुआत कर रहे हैं और उसकी विधियाँ क्या हैं। तो इसको पढ़ने के बाद हम सभी लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आइए हम सभी लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। इरीगेशन के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है जहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं, उन सबको हम सभी लोग एक एक करके दोस्तों पढ़ेंगे। तो पहले तो बात कर लेते हैं सिंचाई है क्या, ठीक है, और फिर आगे बात करेंगे। तो सिंचाई की अगर हम बात करें, सिंचाई कहते किसे हैं, सिंचाई होता क्या है? तो सिंचाई का तात्पर्य होता है पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना। आमतौर पर दोस्तों जब किसी भी प्रकार के फसल को लगाते हैं तो सिंचाई के साधन अपना अहम योगदान प्रदान करते हैं, क्योंकि भारत की वर्षा जो है मानसून पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है। कृत्रिम रूप से पानी देना यह कृषि के लिए ज़रूरी है। सिंचाई की मदद से पौधों की वृद्धि होती है और वे अच्छी तरह से पनपते हैं। सिंचाई की प्रक्रिया मानव निर्मित प्रणालियों के जरिए करी जाती है। तो सिंचाई का तात्पर्य आमतौर पर अगर हम बात करें मानवीय दृष्टिकोण से तो कृत्रिम रूप से पानी देना। वैसे जब वर्षा होती है तब भी फसलों की सिंचाई होती है, किंतु अगर हम मानवीय दृष्टिकोण की बात करें तो पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना यह क्या कहलाता है? एक प्रकार से सिंचाई की प्रक्रिया में शामिल होता है। अब हम बात कर लेते हैं सिंचाई की विधियों की, जो आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो सिंचाई की विधियों की इरीगेशन मेथड की अगर हम बात कर लें, पहले समझ लेते हैं किन किन चीज़ों को पढ़ना है। सरफेस इरीगेशन को पढ़ना है, पानी को फ्लडिंग जो मान लीजिए जैसे कि आपका एक खेत है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक नाली की निकास दे दिया आपने। जब भी हम लोगों ने खेत में फसल को लगाया तो यहाँ पर एक नाली की निकास दे दी, मुख्य नाली, और यहीं से क्या हुआ, पूरे खेत में पानी भर गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? फ्लडिंग इरीगेशन कहलाएगा। पानी को फैला कर देना, बाढ़ तरीके से पानी को फैला कर देना, ठीक है। खैर, आगे बात करें, क्षेत्र को सीमित रूप से क्यारी बनाकर सींचना, इसे क्या कहा जाता है? इसे चेकबेट सिस्टम कहा जाता है। और बेसिन सिस्टम, रिंग सिस्टम, फरो सिस्टम, कंटूर सिस्टम, इन सब पर हम सभी लोग बारी बारी बात करने वाले हैं। ये सभी आपकी क्या सिंचाई की विधियाँ हैं। तो सिंचाई की ध्यान देने योग्य बात क्या है आपके लिए? अगर हम ध्यान देने योग्य बात करें दोस्तों तो इसमें सरफेस इरीगेशन पहला हमारा क्या है? सरफेस इरीगेशन है। और दूसरा हमारा क्या है? इरीगेशन विधियों को आमतौर पर हम सभी लोग कितने भागों में बांट सकते हैं दोस्तों? एक हो गया आपका सरफेस इरीगेशन, एक हो गया आपका सरफेस इरीगेशन, दूसरा हो गया सब सरफेस इरीगेशन, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका स्प्रिंकलर इरीगेशन, या फिर उसे हम सभी लोग ओवरहेड इरीगेशन के नाम से जानते हैं। जबकि चौथा आपका हो गया ड्रिप इरीगेशन, जिसे ट्रिकल सिस्टम ऑफ इरीगेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी पर हम सभी लोग बात करेंगे। तो आइए अब एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे देख सकते हैं सब सरफेस इरीगेशन में कौन कौन सी चीज़ें, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो सब सरफेस इरीगेशन होता है उसके अंतर्गत एक हो गया आपका प्राकृतिक, दूसरा हो गया आपका आर्टिफिशियल। स्प्रिंकलिंग इरीगेशन, जिसे हम सभी लोग ओवरहेड इरीगेशन के नाम से जानते हैं, और ड्रिप अथवा ट्रिकल सिंचाई विद ड्रिप और ट्रिकल सिस्टम ऑफ इरीगेशन, ये सभी क्या सिंचाई की विधियाँ हैं। तो सिंचाई की विधियों की अगर हम बात करें, सरफेस इरीगेशन, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरफेस इरीगेशन में शामिल है? तो फ्लडिंग, चेक बेड सिस्टम, बेसिन सिस्टम, रिंग सिस्टम, फरो सिस्टम, कंटूर सिस्टम, ये सभी क्या हैं? ये सभी इरीगेशन मेथड हैं किसके? सरफेस इरीगेशन के। वही सब सरफेस इरीगेशन को आर्टिफिशियल और नेचुरल में विभाजित किया जा सकता है। जबकि जो आपका स्प्रिंकलर हो गया और ड्रिप इरीगेशन हो गया, ये तो एक अपना अतिरिक्त प्रभाव रखते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो सरफेस इरीगेशन की अब हम बात करते हैं। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम सभी लोग सरफेस इरीगेशन पढ़ेंगे। अच्छा, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ताकि कहीं से अगर भी प्रश्न बने तो छूटने ना पाए।
तो फ्लडिंग में क्या होता है, सिंचाई की इस विधि के अंदर पानी को उद्यान के अंदर फैला दिया जाता है। जो आपका उद्यान होता है, जो आपके उद्यान है या फिर कोई फसल आपने लगाई है, उसमें क्या किया जाता है, पानी को फसल के अंदर फैला दिया जाता है, जिससे पानी किसी स्थान पर अधिक व किसी स्थान पर कम पहुंचता है। जैसे हमने अभी आपको बताया, मान लीजिए हमारा खेत है दोस्तों, और ये हमारी यहाँ पर एक हो गई जल निकास की मुख्य नाली। जैसे मान लीजिए हमारी ये नहर है, ठीक है, ये हमारी नहर है। तो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से कटा नाली के लिए, जो यहाँ से एक पाइप वगैरह या नाली इंजन से जो भी बांध करके जैसे भी सिंचाई करते हैं, वो ये तरीका अपनाया। यहाँ से पानी जो बह करके गया, ये ऐसे ऐसे फैल गया। तो ये क्या हो जाएगा, कहीं कहीं पर अधिक मिलेगा पानी, कहीं कहीं पर कम पहुँचता है पानी। यह समस्या उस समय होती है जबकि भूमि समतल नहीं होती। यह समस्या आमतौर पर तब हमें देखने को मिलती है जब भूमि क्या होती है, समतल नहीं होती। भूमि समतल नहीं होगी, मान लीजिए अब यहाँ पर गड्ढा है, ऐसे है, तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा, और कहीं ढेला है, ऐसे है, ऊंचाई है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पर पानी बिल्कुल ही नहीं रुकेगा। तो ये वही कहा जा रहा है, यह समस्या उस समय होती है जब भूमि समतल नहीं होती। इस विधि के दूसरे तरीकों में भूमि के बड़े बड़े टुकड़ों में बांटकर पानी दिया जाता है। एक टुकड़ा भर जाने के बाद ही दूसरे टुकड़े में पानी खोला जाता है। अब बात करते हैं ये टुकड़े की, जो बात की जा रही है दोस्तों, चीज़ों को समझना है, ठीक है। फैक्ट पढ़ने से ही आपका एग्ज़ाम अगर क्लियर हो जाए तो फिर चीज़ें रट ली जाएँ अच्छे से। कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फैक्ट ना पूछ करके कॉन्सेप्चुअल भी बनते हैं, तो चीज़ों को अच्छे से समझना जरूरी है। इस विधि के दूसरे तरीके में भूमि को बड़े बड़े टुकड़ों में बांट दिया जाता है। अब क्या हो जाए, जैसे कि बात की जा रही है भूमि को बड़े बड़े टुकड़ों में बांटने की, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे कि ये हो गया आपका, ये हमारे खेत के टुकड़े बटे हुए हैं, खेत को हमने बांट लिया, ठीक है, क्यारियों में। जैसे कि ऐसे इसको बांट लिया हम लोगों ने। जैसे ये क्यारिया, ये हमारा फील्ड हो गया दोस्तों, ठीक है। और इसको एक क्यारी ये हो गई आपकी, एक क्यारी ये हो गई, एक क्यारी ये हो गई, ए बी सी, इसको ऐसे विभाजित कर लेते हैं। अब इसमें पानी गया तो आपका ए भर जाने के बाद, जब पानी इसमें पहुंचा, ए को भर जाने के बाद इसको यहाँ से हमने क्या करा, काट दिया, ठीक है, यहाँ से हमने काट दिया। अब इसको पानी भर जाने के बाद ये ए से बी में जाने लगा, ए से कहाँ जाने लगा, ए से बी में जाने लगा, और बी में जब जाने लगा, बी भर जाने के बाद इसको यहाँ से काट दिया तो सी में जाने लगा। वही कह रहा है कि इस विधि के दूसरे तरीकों में भूमि के बड़े बड़े टुकड़ों में बांटकर पानी दिया जाता है। एक टुकड़ा भर जाने के बाद ही पानी दूसरे टुकड़ों में खोला जाता है। तो सरफेस इरिगेशन की अगर हम बात करें, सिंचाई की इस विधि के अंदर पानी को उद्यान के अंदर फैला दिया जाता है, जैसे पानी किसी स्थान पर अधिक तथा किसी स्थान पर कम पहुंचता है। यह समस्या उस समय हमें देखने को मिलती है जब भूमि समतल नहीं होती। इस विधि के दूसरे तरीकों की अगर हम बात करें, जो भी आपका क्षेत्र है, जो भी आपका खेत है, उसको कुछ टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, जिससे क्या हो जाएगा, एक टुकड़ा भर जाने के बाद उसको अगले टुकड़े में के लिए पानी खोला जाएगा। तो ये सभी सरफेस इरिगेशन की चीज़, ये जो भी प्रक्रिया सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत अपनाई जाती है वो हो गई दोस्तों। अब अगर इसके हम एडवांटेज की बात करें, इसके लाभ क्या है, तो पानी देना आमतौर पर क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। पानी देने में कार्यदक्ष मजदूर की आवश्यकता नहीं होती। तो जो ये हमारी सरफेस इरिगेशन है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो पानी देना आमतौर पर इस प्रक्रिया में सस्ता पड़ता है। पानी देने में कार्यदक्ष मजदूर की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, इसमें किसी भी प्रकार की किसी कुशलता की आवश्यकता नहीं होती। एक आम आदमी भी जिसे बहुत ज़्यादा स्किल इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, वह भी इससे आसानी से खेतों को पानी उपलब्ध करा सकता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, इसकी हानियाँ क्या क्या हैं, पूछा जा सकता है कि मान लीजिए फ्लड इरिगेशन के दोस्तों कौन कौन सी, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभ है या फ्लड इरिगेशन का कौन सा एक हानियाँ है। तो पहली बात तो यही, पानी की अधिक मात्रा खर्च होती। फ्लड इरिगेशन में क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए भूमि की अगर जल धारण क्षमता अधिक है तो पहले वो एक इलाका, ये वाला इलाका मान लीजिए पहले खूब ज़्यादा जब भर जाएगा, जब ये संतृप्त हो जाएगा, तब अगले इलाके में पानी आसानी से पहुँचेगा। तो पानी की अधिक मात्रा खर्च होती है। किसी स्थान पर पानी अधिक व किसी स्थान पर पानी कम पहुंचता है। दूसरी हमारी हानि यह है कि कहीं कहीं पर मान लीजिए अगर भूमि समतल नहीं है, ऐसे अगर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तब तो कहीं कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा और कहीं कहीं पर पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहेगी। भूमि के प्रांगरिक पदार्थ अर्थात जो ऑर्गेनिक मैटर है, बहकर क्या होते हैं दोस्तों, नीचे चले जाते हैं। जो प्रांगरिक पदार्थ होते हैं, अर्थात ये हिंदी थोड़ा कठिन है, इंग्लिश में याद रखिए, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं बह करके नीचे चले जाते हैं। फ्लड इरिगेशन के अंतर्गत क्या होता है, जो हमारी पारगम्य परत होती है दोस्तों, जो नलिकाएं होती हैं, इनसे पानी बह करके क्या हो जाता है, नीचे जाने लगता है, रिस करके नीचे जाने लगता है, जिससे जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं हमारे, वो भी बह करके क्या हो जाते हैं, नीचे पहुँच जाते हैं। अधिक पानी भरने से पौधों की हानि होती है और खरपतवारों की अधिक वृद्धि भी होती है। पानी तने के संपर्क में रहने से
छाल को हानि पहुँचती है। बहुत ज़्यादा जब पानी उपलब्ध रहता है तो जो भी छाल होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो सड़ने लगती है, चीज़ें सड़ने लगती हैं पेड़ पौधों की। तो यही हमारी ये हो गए कुछ लाभों की अगर हम बात करें, और हानियाँ भी हो गई। तो फ्लड इरिगेशन हमारा हो गया। अच्छा, पहले हम सभी लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर तथ्यों पर भी बात करेंगे अंत में एक एक करके। तो पहले हम सभी लोग संबंधित चीज़ों से, जो भी हमारी विधियाँ हैं उन सबसे संबंधित कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। अगला हमारा क्या है, चेक बेड सिस्टम का किसे कहा जाता है। अगली हमारी विधि क्या है, चेक बेड सिस्टम है। तो आइए इस पर बात करते हैं। यह फ्लडिंग का ही एक रूप है। पहली बात तो एक तौर पर बात की जाए तो यह फ्लडिंग का ही रूप है। जब अभी हमने फ्लड इरिगेशन पढ़ा, चेक बेड सिस्टम भी एक फ्लड इरिगेशन का ही प्रकार है, जिसमें क्या होता है, इसमें छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर सींचा जाता है। इसमें खेत को सींचने से पहले क्या होता है, या तो हमने कोई बगीचा उगा रखा है या फिर जो भी हमने फसल लगाई है उसमें क्या करते हैं, खेत को छोटी छोटी क्यारियों में विभाजित कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारा दोस्तों, अगर हम बात करें इसको समझने के लिए, ऐसे इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ये हमने बना लिए अपने खेत, ठीक है। ये हो गए खेत हमारे, और ये नीचे के एक खेत हो गए, ये भी हमारे क्या हो गए, खेत हो गए। अब आइए क्या कह रहा है, छोटी छोटी क्यारियाँ बना करके सींचा जाता है। प्रत्येक क्यारी का आकार जो होता है समान होता है। जो भी हमारी क्यारियाँ बनाई जा रही हैं उनका जो आकार कैसा होता है, समान होता है। प्रत्येक क्यारी में 1 या 2 फल वाले पौधे रखे जाते हैं। आमतौर पर अगर हम बड़े वृक्ष उगा रहे हैं तो उसमें क्या होते हैं, जो काफ़ी बड़े मात्रा में, जो जैसे कि जो फल देने वाले वृक्ष, आम हो गए, आम हो गए, हमारे अमरूद हो गए, सेब हो गए, ये सभी जो हैं 1 या 2 फल पौधे रखे जाते हैं। 2 क्यारियों की पंक्ति के बीच में सिंचाई की एक नाली दे करके मुख्य नाली से जोड़ दिया था। सभी क्यारियों को एक एक करके सींच देते हैं। तो चेक बेड सिस्टम में क्या होता है, जो क्यारी विधि होती है उसमें क्यारियाँ बनाई जाती हैं। और ये हमारी मान लीजिए मेन नाली हो गई दोस्तों, ये हमारी मेन नाली हो गई सिंचाई की, जो भी जल निकास की हमने नाली बनाई। अब ये क्या हो रहा है, अब इसको क्या, जहाँ पर जिधर पानी की आवश्यकता होगी आसानी से इसको काट दिया जाएगा, ठीक है। अब ये पानी देख सकते हैं आप सभी लोग, ये यहाँ तक पहुँच रहा है, ये यहाँ तक पहुँच रहा है। और जब इधर आवश्यकता होगी इधर काट देंगे, इधर आवश्यकता होगी तो इधर काट देंगे, इधर आवश्यकता होगी इधर काट देंगे, इधर आवश्यकता होगी इधर काट देंगे। आसानी से पानी चारों तरफ पहुँच जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि चेक बेड सिस्टम फ्लड इरिगेशन का ही एक प्रकार है। उद्यान को छोटी छोटी आमतौर पर क्यारियों में बांटते हैं। अगर हम बड़े वृक्ष को लगाते हैं, फल वाले पेड़ पौधे अगर लगाते हैं तो 1 या 2 फल वाले पौधे रखते हैं प्रत्येक क्यारी में। और 2 क्यारियों के पंक्ति के बीच में 2 क्यारियाँ देख सकते हैं आप सभी लोग, और इसकी पंक्ति के बीच में सिंचाई की एक नाली देते हैं, और जिसे क्या होता है, मुख्य नाली से जोड़ देते हैं। ये हमारी जो मुख्य नाली, इससे इसको जोड़ देते हैं। सभी क्यारियों को एक एक करके पानी प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब आइए इसके लाभों की बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी बचा हुआ यह तरीका उन उद्यानों में अधिकतर अपनाया जाता है जहाँ पर उद्यान के अंदर कोई आवरण सस्य ली जाती है। जैसे माल्टा के उद्यान में बरसीम की आवरण सस्य लेना। आमतौर पर अगर हम फल वाले बगीचों की बात करें तो इसे उद्यान के अंदर कोई जब आवरण सस्य ली जाती है, जैसे माल्टा के उद्यान में बरसीम की अगर आवरण सस्य ली जा रही है तो इसमें उसका उपयोग किया जाएगा। पानी की अधिक मात्रा खर्च होती है और मिट्टी की बनावट की हानि पहुंचने की संभावना भी रहती है। इसमें आमतौर पर पानी की मात्रा जो दोस्तों अधिक खर्च होती है और मिट्टी की बनावट को भी हानि पहुंचती है। अगर हम कुछ इसके लाभों की बात करें, फ्लडिंग की अपेक्षाकृत पानी जो होता है दोस्तों कम खर्च होता है। फ्लडिंग की अपेक्षा पानी क्या होता है, वैसे तो फ्लड इरिगेशन में सीधे तौर पर बिना क्यारियाँ बनाए में एक मेन नाली से इसको जोड़ दिया गया और चारों तरफ इसमें पानी भर गया, ठीक है। तो इसमें अपेक्षाकृत अधिक पानी खर्च होता है बजाय उसके जो चेक बेड सिस्टम हमारा, उसमें क्या होता है, छोटी छोटी क्यारियों में खेत को विभाजित करते हैं हम सभी लोग चेक बेड सिस्टम के अंतर्गत। उद्यान में पानी समान रूप में प्रदान किया जाता है। भूमि का जो ऑर्गेनिक मैटर है बहकर जो होता है नष्ट नहीं हो पाता। सबसे बड़ी बात जो सबसे कह सकते हैं कि लाभ उचित इसका क्या है कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है फ्लड इरिगेशन के अंतर्गत क्या होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर नीचे की ओर चला जाता है, जबकि जो हमारा चेक बेड सिस्टम के अंतर्गत जो ऑर्गेनिक मैटर वह बह करके क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। आवरण सस्य उत्पन्न किए जाने वाले उद्यान में हितकर सिद्ध होता है। वहीं इसकी हानियों की अगर हम बात करें, क्यारियों बनाने में पहली बात तो अधिक समय भी लगता है और अधिक व्यय भी होता है, ठीक है। जो क्यारियाँ बनाने में जो भी मेड़े बनाई जाती हैं वो क्या होती है, अधिक भूमि घेर लेती हैं और मिट्टी की बनावट को भी हानि पहुँचने की संभावना ठीक ठाक रहती है। तो मेड़ों में अधिक भूमि घेर ली जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा खेत है, अब आपने इसको क्यारी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको दोस्तों मेड़ों से बांधेंगे तो ही है ना।
जो भी हमारे एग्रीकल्चर हमारा है, तो हम जो भी हमारे विद्यार्थी भाई जो भी साथी खेती वगैरह करते हैं तो वो जानते हैं कि जब भी मेड़ बनाई जाती है तो स्थान तो लेगी ही। अब मान लीजिए इसको हमने क्यारियों में इतना विभाजित किया, तो ये वाला एरिया तो हमारा चला गया ना, ये वाला एरिया जो भी है ये चला गया मेड़ों को बनाने में। तो वही कह रहा है मेड़ अधिक भूमि घेर लेती हैं। अगर आप मजबूत नहीं बनाएंगे, मेड़ को मजबूत नहीं बांधेंगे, क्यारी मजबूत नहीं बनाएंगे, तो जब भी इसमें पानी भरा जा रहा होगा तो इसको काट देगा तो इससे ए को भरने के पहले ही बी में पानी जाने लगेगा। इसलिए मेड़ों का मजबूत होना भी आवश्यक है। तो क्यारियाँ बनाने में क्या होता है, अधिक व्यय होता है। मेड़ों में अधिक भूमि घेर ली जाती है, मिट्टी की बनावट को हानि पहुंचने की संभावना ठीक ठाक रहती है। आगे हम बात करें बेसिन सिस्टम की। अगला हमारा क्या है, बेसिन सिस्टम है। तो बेसिन सिस्टम में क्या होता है, सिंचाई की इस विधि में पंक्ति के सभी पौधों को एक ही सिंचाई की नाली द्वारा जोड़ा जाता है। जो भी ये एक ही में मिल गए, सिंचाई की इस विधि में क्या होता है, पंक्ति के सभी पौधों को, जो भी हमारी पंक्ति है और उसमें लगे जो भी पौधे हैं उनको एक ही सिंचाई नाली के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो इसको समझते हुए चलते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। पहले तो हम थोड़ा बना लेते हैं फील्ड चित्र के माध्यम से, आप आसानी से समझ पाएंगे। इरिगेशन सॉइल साइंस के अंतर्गत एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पाएंगे। मैं कोशिश पूरी करूँगा आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो पहले हम चित्र इसका बना लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पेड़ लगे हुए हैं पंक्तियों में। क्या है, पेड़ लगे हुए हैं पंक्तियों में। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ऐसे इतना ही रखते हैं। अब क्या कह रहा है कि इस सिंचाई की इस विधि में पंक्ति के सभी पौधों को एक ही सिंचाई नाली के द्वारा जोड़ दिया जाता है। एक ही सिंचाई नाली के माध्यम से जोड़ना है, तो ये हमारी हो गई सिंचाई की नाली। ठीक है, ये सिंचाई की नाली का तात्पर्य एक ऐसे है दोस्तों, ये मान लीजिए हमारा पौधा लगा हुआ, ये हमारा पौधा लगा हुआ है और इसके चारों ओर जो है बेसिन बना हुआ है। ये भी हमारा पौधा लगा हुआ, बेसिन बना हुआ, ये भी हमारा, और ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ये भी आपस में क्या है, ये जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, इसीलिए नहीं काट रहा, बाकी आप समझ रहे होंगे। और ये हो गई आप इधर हमारी एक मेन नाली, निकास की, पानी की मेन नाली हो गई। ठीक है, इसको इसमें जोड़ दिया। ये हमारा क्या है सब दोस्तों, ये हमारा पानी, ये सब हमारा पानी हो गया। ठीक है, तो कह रहा सिंचाई की इस विधि में पंक्ति के सभी पौधों को एक ही सिंचाई नाली से जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक पौधों के चारों तरफ छोटा जो क्या होता है, थाला बना दिया जाता है। मान लीजिए ये हमारा पौधा लगा हुआ, अब इसके चारों ओर हमने क्या बनाया, थाला बनाया। अब यहाँ से जो हमने बनाया है, यहाँ से जो भी पानी आ रहा है इसमें पहले भरेगा, और इसमें जब पानी भर जाएगा तो इस थाले से ओवरफ्लो होकर के यहाँ से निकल करके क्या हो जाएगा, पानी अगले पौधे के चारों तरफ जो बेसिन है उसमें जाएगा। ठीक है, अब इसमें जाएगा। तो पंक्ति की नाली का संबंध सिंचाई की मुख्य नाली से कर दिया जाता है। पंक्ति की नाली का जो संबंध है सिंचाई की मुख्य नाली से कर दिया जाता है। अब जैसे ये जो भी हमारी ये मेन नाली है, इससे क्या किया जाता है, इन पंक्तियों का संबंध किया जाता है। अब यहाँ से जो पानी का जो सोर्स है दोस्तों, यहाँ से जब पानी खोला जाएगा तो ये सभी ऐसे ही पानी भरने लगेगा इनमें। एक पंक्ति के पौधे सींचे जाने के बाद दूसरी पंक्ति की नाली में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार पूरे बाग की सिंचाई कर दी जाती है। या फिर अगर हमने किसी प्रकार की ऐसी फसल को लगाया हुआ है तो उसमें इस बेसिन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर बेसिन सिस्टम का उपयोग फल वाले वृक्षों को सींचने के लिए ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि जो काफ़ी दूर दूर भी लगे होते हैं। तो खैर, सिंचाई की इस विधि में पंक्ति के सभी पौधों को एक ही सिंचाई नाली के द्वारा जोड़ा जाता है। प्रत्येक पौधों के चारों तरफ क्या होता है, छोटा थाला बना दिया जाता है। मैंने आपको बताया, समझाया भी। पंक्ति की नाली का संबंध सिंचाई की मुख्य नाली से कर दिया जाता है। एक पंक्ति के पौधे सींचे जाने के बाद पानी दूसरी पंक्ति की नाली में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से पूरे बाग की सिंचाई कर दी जाती है। तो ये, और जब यहाँ से जो भी सोर्स होगा, यहाँ से पहले पानी इसमें भर जाएगा, फिर यहाँ से होता हुआ इनमें भरेगा। ऐसे ही पानी दोस्तों ये सभी जो भी फसल लगा रखी होगी वहाँ तक पहुँचता जाएगा। अगर इसकी हानियों की बात कर लेते हैं, इसकी हानियाँ कौन कौन सी हैं। बेसिन सिस्टम के अगर हम लाभों की बात करें दोस्तों, इसमें लाभ छूट गए हैं टाइप करने का। तो अगर हम
लाभों की इसकी बात कर लेते हैं। जो भी हमारा जो बेसिन सिस्टम है उसके लाभ में आमतौर पर पानी की कम मात्रा खर्च होती है। पौधों की छोटी अवस्था में जब उनकी जड़ें सीमित क्षेत्र में रहती तब यह तरीका आमतौर पर ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर हम बेसिन सिस्टम के लाभों की बात कर लेते हैं, जो पौधा छोटी अवस्था में रहता तब यह ज़्यादा कारगर साबित होता है। ठीक है, यह विधि ऐसी जगह अपनाई जा सकती है जहाँ मिट्टी की रेतीली होती, तो किन क्षेत्रों के लिए यह काफ़ी लाभदायक होती? रेतीली मिट्टी के लिए काफ़ी लाभदायक होती, क्योंकि पानी वहाँ पर अपेक्षाकृत अगर कम मात्रा में उपलब्ध है तब के लिए यह विधि काफ़ी प्रभावी रहेगी। रेतीली मिट्टी के लिए यह विधि काफ़ी प्रभावी रहती है। यह विधि ऐसी जगह अपनाई जा सकती है जहाँ की मिट्टी रेतीली होती है और पानी अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। पानी जहाँ पर कम उपलब्ध होता है वहाँ के लिए यह काफ़ी प्रभावी रहती है, क्योंकि काफ़ी सीमित क्षेत्रों में, अब जैसे आप देख सकते हैं कि इन वाले इलाकों में पानी नहीं जाएगा। ये वाले इलाके हैं जहाँ पर नाली बनी है, बेसिन बना हुआ है, वहीं पर पानी भरेगा। इनमें क्या होगा दोस्तों, पानी नहीं जाएगा और ये सभी क्या जाएंगे, ये क्षेत्र बचे रहेंगे। जो पानी का अतिरिक्त वहन है, खर्च है, वो कम हो जाएगा। अगर इसकी हानियों की हम बात कर लेते हैं, पंक्ति के सभी पौधों को सिंचाई की एक ही नाली के द्वारा सींचा जाता है, जिससे कि एक पौधे की बीमारी, कीड़े, खाद दूसरे पौधों में पानी द्वारा बह करके क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। अगर हम बात करें कि इसके तात्पर्य को, उम्मीद है आप चीज़ों को भाषा तो समझ ही गए होंगे। अगर चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। मान लेते हैं जैसे कि हमने ये बनाया, ठीक है, ये हमारे बेसिन है और ये अब इसमें लगा हुआ, इसमें जो हमारा ये पौधा लगा हुआ, ठीक है, इसमें हमारे ये दोस्तों पौधे लगे हुए हैं। अब क्या कह रहा है, आइए समझते हैं एक एक करके चीज़ों को। पंक्ति के सभी पौधों की सिंचाई एक ही नाली द्वारा की जाती है। अब ये हमारी मेन नाली थी, जो जहाँ से पानी का सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ से जब पानी आएगा तो जो भी इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह, खाद पांस जो भी आप लोगों ने डाल रखी होगी, हम लोगों ने जो भी इसमें चीज़ों को डाला है, वो क्या हो जाएगा, जब यहाँ से फ्लो होगा, पानी जब बहता हुआ आएगा तो बहुत तेज़ी से इसमें भरेगा। इसमें भरने के बाद जब इससे फ्लो होगा तो यहाँ के खाद पांस के साथ साथ जो भी इसमें कीड़े मकोड़े होंगे उनको लेकर के चलेगा, इसमें जाएगा। अब जब इसमें बहुत तेज़ी से पानी भरेगा, इसके भरने के बाद यहाँ से जब फ्लो होगा तो यहाँ से होता हुआ इसमें जाएगा। तो इसमें भी, तो कहने का तात्पर्य है कि अगर ए में कोई बीमारी है तो वह बी में भी फैलने की संभावना रहेगी और सी में भी फैलने की संभावना रहेगी। वही कह रहा है कि पंक्ति के सभी पौधों को सिंचाई की एक ही नाली के द्वारा सींचा जाता है, जिससे क्या होता है, यदि कोई एक पौधा बीमार है तो अगर उसमें कीड़े मकोड़े या खाद दूसरे पौधों में आमतौर पर पहुंच जाएंगे बहुत बह करके इसके माध्यम से। पानी जो रहता है, अगले बिंदु की अगर हम बात करें, पानी तने के सीधे संपर्क में रहता है। पानी दोस्तों जब ये भरेगा तो तने के पौधे का तना होता है, जैसे जो मान लेते हैं हमारा पौधा है, तो जब पानी भरेगा तो पौधे का तना जो भी है, पौधे का हमारा तना रहेगा, क्या रहेगा, पानी के सीधे संपर्क में रहता है, जिससे उसकी छाल क्या होती है, धीरे धीरे समय के साथ साथ खराब होने लगेगी अगर लगातार काफ़ी लंबे समय तक उसमें पानी उपलब्ध रहता है। तो किसी विशेष पौधे को सींचने के लिए उसके पहले के सभी पौधों को क्या करना पड़ता है, सींचना पड़ता है। अब इसी को देख लीजिए, आप मान लीजिए अगर आपको हमें सी पौधों को सिंचाई करनी, ठीक है। खैर इसी प्रकार अगर अतिरिक्त और काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं आगे, ये हो गया, अब ये हो गया सी डी ई, तो ए बी सी डी ई। अब हमको डी पौधे की सिंचाई करनी है। क्या करना है, डी पौधे की सिंचाई करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, क्योंकि मेन यहीं से आया हुआ है, मेन जो भी सप्लाई हमारी पानी की है दोस्तों यहीं से आई हुई है, तो यहाँ से हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए पहले ए की भी सिंचाई करनी होगी, बी की भी सिंचाई करनी होगी, सी की भी सिंचाई करनी होगी और डी की भी सिंचाई करनी होगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि किसी एक विशेष पौधे तक या किसी एक विशेष क्षेत्र तक पानी पहुँचाने के लिए हमें पूर्व के इलाकों की या जो भी फसल है उसकी सिंचाई करनी पड़ती है। तो उससे काफ़ी पानी का भी खर्चा ज़्यादा होता है और एक प्रकार से कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे ए वाले पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं, उसके बावजूद भी उसको पानी मिल रहा है, तो जो उसका तना है पानी के अगर संपर्क में आ रहा तो उसकी छाल खराब होने की पूरी संभावना रहती है और श्रम व पैसा अधिक लगता है। तो बेसिन सिस्टम, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कैसे यह कार्य करता है, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं। अगर ये आप अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें याद रहने वाली हैं। अगला हमारा है रिंग सिस्टम।
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रत्येक पौधे को अलग अलग थावला बना करके, चावला नहीं थावला है, जो उसे गाँव में थाला कहा जाता है। जैसे एक पौधा है दोस्तों, इसके चारों तरफ क्या किया गया, थाला बना दिया गया, इसके पौधों के चारों तरफ थाला बना दिया। वही बताया जा रहा है कि इसमें प्रत्येक पौधे का अलग अलग थाला बना करके सींचा जाता है। पौधे की दो पंक्तियों के बीच में एक सिंचाई की नाली दे करके दोनों तरफ के पौधों को इस नाली से जोड़ दिया जाता है। अभी हम इसको भी चित्र के माध्यम से समझेंगे ताकि आसानी से याद रहेगा। पहले थोड़ा मैं अभी आगे इधर ही बता दूंगा, इधर स्पेस बचा हुआ है, तो पहले समझ लेते हैं। थ्योरी में आपको बता देता हूँ क्या है, मोटा मोटा आंकड़ा लग जाएगा क्या कह रहा है, फिर बाद में चित्र के माध्यम से समझते हैं। प्रत्येक पौधे को अलग अलग थावला बना करके सींचा जाता है। पौधे की दो पंक्तियों के बीच में एक सिंचाई की नाली दे करके दोनों तरफ के पौधों को इस नाली से जोड़ दिया जाता है। पंक्तियों के बीच की नालियों का संबंध सिंचाई की मुख्य नाली से कर दिया जाता है। जो पंक्तियों के बीच की नालियाँ होती हैं, इनका संबंध सिंचाई की मुख्य नालियों से कर दिया जाता है। प्रत्येक पौधे के चारों तरफ थाला बना करके पौधे के तने के चारों तरफ कुछ मिट्टी चढ़ा दी जाती है, जिससे वे पानी द्वारा खराब ना हो सके। थाला का आकार पौधे के फैलाव के अनुसार बढ़ाते जाते हैं। तो इसके लाभों पर आने से पहले इसको समझते हैं या क्या कह रहा है। तो अगर हम बात करते हैं अपने रिंग सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक पौधे के अलग अलग थाला बना करके इसमें सींचा जाता है। पौधे की दो पंक्तियों के बीच में, पहले तो बात तो कर लेते हैं, पहले हम इधर बना देते हैं। ये हमारी हो गई दोस्तों जल निकास की मुख्य नाली। क्या हो गई, ये जल निकास की हमारी मुख्य नाली हो गई, ठीक है। ये हमारी जल निकास की मुख्य नाली है और ये भी हमारी जल निकास की मुख्य नाली है। तो इसको समझने की अगर हम बात करते हैं, इसको कैसे बताया जा रहा है, कैसे ऐसे ऐसे इसको विभाजित कर लेते हैं। तो ये हमारा एक पौधा हो गया, ठीक है, इसमें लगा हुआ, और ये हमारा एक पौधा हो गया इसमें लगा हुआ, ये एक पौधा हो गया। कह रहा है कि क्या कह रहा है, पहले इसकी थ्योरी समझते हैं। इस प्रत्येक पौधे को अलग अलग थाला बना करके सींचा जाता है। पौधे की दो पंक्तियों के बीच में एक सिंचाई की नाली देकर दोनों तरफ के पौधों को इस नाली से क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। तो दोनों तरफ के पौधे जो होते हैं इस नाली से जोड़ दिया जाता है। ये हो गई हमारी मेन सप्लाई पानी की। अब यहाँ से अगर हम पानी गुजारते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले ऐसे जाएगा, यहाँ भी पानी पहुँचेगा, फिर इनमें जाते हुए इधर भी पानी जाएगा, इधर भी पानी जाएगा। इसी प्रकार जब आगे बढ़ेगा तो इधर भी जाएगा दोस्तों, इधर भी जाएगा, और ऐसे इधर भी लगाए जाते हैं पौधे, ठीक है। ऐसे ऐसे इसी प्रकार इधर भी लगाए जाएंगे, दोनों ओर लगाए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इतना अधिक बनाने की ज़रूरत है नहीं चित्र। ये ऐसे पौधे लगे होंगे तो इधर भी पानी जाएगा, इनमें भी भर जाएगा, इनमें भी भर जाएगा, और इधर भी आएगा। तो ये ऐसे रिंग, जो आपका रिंग इरिगेशन है, सिस्टम है, इसी प्रकार कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, रिंग इरिगेशन में क्या होता है दोस्तों, रिंग इरिगेशन में इसमें प्रत्येक पौधे को अलग अलग थाला बना करके सींचा जाता है। पौधे की दो पंक्तियों के बीच में एक सिंचाई की नाली देकर, जो ये एक सिंचाई की नाली हो गई, और इधर भी पौधे लगा दिए हमने, इधर भी पौधे लगा दिए, इधर भी पौधे लगा दिए, इधर भी पौधे लगा दिए। दोनों तरफ के पौधों को नाली से जोड़ दिया जाता है। पंक्ति के बीच की नालियों का संबंध सिंचाई की मुख्य नाली से कर दिया जाता है। और जो ये नाली है, ये मान लीजिए मुख्य नाली है, इससे सिंचाई, इसको जोड़ दिया हम लोगों ने। प्रत्येक पौधे के चारों तरफ थाला बना करके पौधे के तने के चारों ओर कुछ मिट्टी चढ़ा देते हैं। जो तना होता है इसके चारों ओर कुछ मिट्टी चढ़ा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उसको पौधे को मजबूती मिलती रहेगी, जिससे पानी के द्वारा खराब भी ना हो सके, और सीधे तौर पर जो उनका तना है पानी के संपर्क में ना आए, जिससे वो खराब भी ना हो सके। थाले का आकार पौधे के फैलाव के अनुसार बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे पौधा हमारा बड़ा होता जाएगा या मजबूत होता जाएगा, तो थाले का आकार क्या होता जाएगा, पौधे के फैलाव के अनुसार बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। एक पौधे की बीमारी कीड़े खाद पानी के साथ बहाकर दूसरे पौधों में नहीं पहुंच पाती। जो एक पौधा है उसकी बीमारी कीड़े खाद पानी के साथ बह करके दूसरे पौधों में नहीं पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात तो इसकी यह होती है रिंग बेसन की, इसमें अलग अलग थाले बनाए जाते हैं दोस्तों, तो उनका आपसी संबंध सीधे तौर पर नहीं होता है। जैसे कि
बात करें इसका पानी यहाँ पर जाएगा तो इसके यहाँ नहीं आएगा, तो इसमें भर जाएगा, वो सीधे तौर पर चलता जाएगा। ये चित्र को कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना हुआ, वरना आप स्पष्ट समझ पाते। एक पौधे की बीमारी, कीड़े खाद पानी के साथ बह करके दूसरे पौधों में सीधे तौर पर नहीं पहुँच पाते हैं, पानी तने के संपर्क में नहीं रहता, जिससे वह ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इस चारों ओर अभी हमने बताया था मिट्टी चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है तना संपर्क में नहीं रहता है पानी के। किसी विशेष पौधे को किसी भी समय सींचा जा सकता है, और किसी विशेष पौधे को आपको सींचना है मान लीजिए, तो इसकी मेड़ को क्या हो जाए, जैसे कि इसको हमें सींचा जाना है, तो इसको हमने यहाँ पर बांध दिया तो पानी सीधे तौर पर यहाँ जाएगा, और इसको हमने यहाँ से बांध दिया तो पानी सीधे तौर पर यहाँ पहुँच जाएगा, तो विशेष पौधे की भी सिंचाई हो जाएगी। सभी पौधे को पानी पृथक रूप से आवश्यकता अनुसार दिया जा सकता है। अगर इसकी कुछ हानियों की हम बात करें, बेसिन विधि की अपेक्षाकृत पानी अधिक खर्च होता है। जो बेसिन विधि होती है उसकी अपेक्षाकृत इसमें पानी की मात्रा अधिक रहती है। सिंचाई की नालियों में अधिक भूमि घेर दी जाती है, जो थाले होते हैं उसमें अधिक भूमि घेर लेते हैं, क्योंकि फैलाव के साथ साथ थाले का आकार भी बढ़ाया जाता है। श्रम पूंजी अपेक्षाकृत अधिक खर्च होती है। तो इरिगेशन के कुछ मेथड हैं दोस्तों, इसी को हम सभी लोग अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।